हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी चली होगी। तो अब तक तो आपने पूरा सिलेबस स्टडी कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब लास्ट में अब बारी है एग्ज़ाम देने की। क्योंकि आपने देखा होगा सभी हमेशा यही कहते हैं कि ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में जाते हो आपने सभी चीज़ें पढ़ी होती है, लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। क्या कारण है उसके पीछे? आपने साइकोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एचपी टेट में आता है, क्योंकि बच्चों के लिए पेडागोजी का पता होना ज़रूरी है ताकि आप बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सको। उसी के मेथड्स के ऊपर हम आपके लिए एक बेस्ट मेथड लेके आए हैं कि आपके पास जो है, अगर उस तरीके से आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपकी डेफिनेटली श्योरिटी है कि आप कम डिप्रेशन फील करोगे, वहाँ पे ज़्यादा आप नर्वस नहीं होंगे और आप आराम से अपने टेस्ट को क्लियर कर लोगे। 5-7 मिनट्स की वीडियो होगी और हम ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके। और इस बार आपने देखा है, वैसे एचपी टेट नॉन मेडिकल का पेपर पहले हो जाता था, मेडिकल के पेपर से पहले, आर्ट्स के पेपर से पहले, लेकिन इस बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि आपका पेपर बाद में आ रहा है। और हम या अगर आपने प्रीवियस के जितने भी पेपर उठा के देखे होंगे जो पिछले साल में भी आते हैं या जैसे जून में आया होगा, तो आप देखते हो सभी के सभी पेपर जो होते हैं वो एक लेवल में होते हैं। यानी अगर सभी पेपर इजी आ रहे हैं तो आगे वाले पेपर भी इजी आएंगे, अगर पेपर हार्ड आ रहे हैं तो बाकी पेपर भी हार्ड आएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी रहती है कि पेपर सेम आपके पास आएगा या आपके पास उस तरीके से नहीं आएगा, पूरी की पूरी बात हम इसमें करने वाले हैं कि इस बार जो नॉन मेडिकल का पेपर है आपके पास जो संडे को आ रहा है वो किस तरीके से आपके पास रहने वाला है। क्या इजी पेपर आएगा, क्या मीडियम लेवल में आएगा, या आपके पास एकदम हार्ड लेवल का पेपर जो है वो आने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप देखते हो थोड़ा सा, अगर मैं जर्नल पेपर का आइडिया बताऊं, तो आपको पता है आपके पास साइकोलॉजी एंड जीके ये एक पोर्शन होता है। बाकी आपके जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, जैसे आपके पास फिजिक्स पार्ट आपके पास हो गया, है ना, फिर आपके पास केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, एंड आपके पास जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये 5 पोर्शंस आपके पास रहते हैं, यानी 5 सेक्शंस हैं, जिसमें हर एक सेक्शन आपके पास कवर करती है 30-30 मार्क्स। एंड अगर आप टाइम देखोगे ना तो देखो 150 आपके पास मार्क्स हैं, 150 ही आपके पास क्वेश्चन है, और 2 and 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, यानी अराउंड 60 120 + 30 यानी 150 मिनट्स के आसपास ही आपके पास टाइम है। यानी 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, यानी 1/1 का टाइम है। लेकिन नॉन मेडिकल में सबसे बड़ी बात है, आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। न्यूमेरिकल पार्ट में आपके मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड जो फिजिक्स है वो कवर होती है। फिजिक्स में अगर आप देखोगे कभी कभी आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलिए, मैक्सिमम लिख रहे हैं हम यहाँ पे तो 5 हो सकते हैं। और मैथ्स में तो 30 के 30 आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे 30 40, तो हम लेके चलते हैं कि 50, एक अप्रोक्सीमेशन में आइडिया लेके चलते हैं 50 क्वेश्चन जो है होते हैं आपके एमसीक्यू, वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिनको करने में आपको 2 से 3 मिनट्स भी लग सकते हैं। अगर बड़ी कैलकुलेशन है तो 2 मिनट्स 3 मिनट्स हम लेके चल सकते हैं कि उतना आपके पास समय लगेगा। तो थोड़ा सा इसको अगर ब्रेक करके देखें तो आपके पास 1 मिनट है, लेकिन जो इसके अलावा बच गए वो, यानी जो 100 क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं, जैसे आपके पास साइकोलॉजी हो गई, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 मिनट से कम ही समय लगेगा। जीके का पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का बजेगा, है ना। तो यहाँ से हो गया। और यहाँ पे भी आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपके पास हो जाते हैं, यानी 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं। यानी आप अपना टाइम कहाँ बचा सकते हो इन 100 क्वेश्चंस में। और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आप घुमाए जा रहे हैं। तो जब आप इनको ध्यान से करोगे तो आप देखो कितना समय आपके पास यहाँ पे बच सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, मार्क तक नहीं किए होते उन्होंने। तो ऐसा भी कभी नहीं करना है, अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करो तो उनको मार्क कर लो।
ठीक है, जैसे एक पेज होता है ना, पेज में एक साइड 3 एक साइड 3 या कभी 5, तो मैक्सिमम मिनिमम 5 टू 7 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब एक पेज को पूरा सॉल्व कर लिया, फिर प्रॉपर्ली उसको देख के वहां पे मार्क कर लीजिए। फिर जब अगला पेज आता है उसको प्रॉपर्ली स्टडी करके उसको मार्क कर लीजिए। यानी आपको साथ साथ में अपनी OMR शीट को फिल करते रहना है और प्रॉपर्ली सही भरना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसी के आगे एक प्रॉपर समझ के, क्योंकि जो गोले होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप करना 3 का होता है, कर चौथे में देते हो, फिर इस तरह से 5-4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो ये माइनर मिस्टेक्स है जो एग्जाम में की जाती है। ओके, तो आप खुद देखिए, 100 क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपने तकरीबन 70 लेके चले, ठीक है, यानी आपने 70 मिनट्स इसमें कवर कर लिए, यानी 1 आवर एंड 10 मिनट्स आपने कवर कर लिए। इट मीन्स कि आपके पास 30 मिनट्स और बच रहे हैं। वो 30 मिनट्स आप दे सकते हो अपने इन क्वेश्चंस में, यानी जिसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, आपका टाइम वहां पे बच जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है। मैथमेटिक्स पोर्शन जो होता है उसको कभी भी शुरू में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए या ज़्यादा लेंथी पेपर आ गया है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आ गए जस्ट लाइक प्रीवियस पेपर, तो आपका तकरीबन 1 आवर भी उसमें जा सकता है। तो फिर आप से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके पास साइकोलॉजिकल पोर्शन हो गया, जीके पोर्शन हो गया, फिजिक्स पोर्शन आपके पास हो गया, केमिस्ट्री पोर्शन हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स में भी आपको लगता है कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, आप उसको स्किप कर सकते हो, जो इजी वाले क्वेश्चन है उसमें अपना टाइम सेव कर सकते हो। और लास्ट में फिर आप अपने समय के अकॉर्डिंग, कितना आपके पास टाइम बच रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी को यही सजेशन देता हूं कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिसका आपको पता है कि वो आपको 100% आता है और आपका उसका सही आंसर होगा, श्योरिटी है। कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे लगता है कि मुझे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा इस क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा सा रोक के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कीजिए। यानी आपको शुरू में अपने जितना भी आता है उसको कवर कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट फेल होते हैं कहाँ पे, जहां पे जो चीज आती है उसको गलत करके, क्योंकि पढ़ा तो आपने सब कुछ है, ठीक है। और देखो ये इजी मेथड होता है, इससे करोगे, क्योंकि जैसे मैंने खुद 4 से 5 बार, आई थिंक 5 टाइम्स, 5 सर्टिफिकेट है मेरे पास स्टैट के, मैं रेगुलर देता था। इस बार मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि फी स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, इसलिए फिल नहीं किया है। तो जहां तक मैंने फेस किया है, तो स्टार्टिंग में जब मैं देता था, शुरू शुरू में जैसे मैंने दिया, तो बहुत टाइम होता था कि पेपर पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैंने लास्ट में देखा, जब 2 से 3 टैट मैंने लास्ट में दिए, तो मेरा पेपर 1 आवर एंड 30 मिनट्स के अराउंड खत्म हो जाता था, यानी मेरे को 30 से 40 मिनट बच जाते थे। तो मैंने भी इसी स्ट्रेटजी का यूज़ किया कि जो मेरे को आता है मैंने उसको फटाफट से अटेम्प्ट किया। फिर जो मुझे नहीं आता है, जैसे साइकोलॉजी में कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, जीके में नहीं आते, तो पता है तुक्का ही मारना पड़ेगा। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फटाफट से बात पहले जो वन लाइनर यानी डायरेक्ट हैं उनको कर लिया, उसके बाद आपके पास जो बचते हैं उनको कर लिया, ठीक है। लेकिन एक पोर्शन को उठा लिया तो उसी को प्रॉपर्ली पहले स्टडी कर लेना है। यानी आपको इतना रखना है कि एक पार्ट में मुझे तकरीबन 25 से 30 मिनट ही देने हैं, और साइकोलॉजी का पार्ट है तो 20 मिनट दीजिए इसको, जीके को तो 15 मिनट भी काफी होते हैं आपके पास, है ना। मैथ्स में कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है किस तरह का पेपर आएगा। केमिस्ट्री में भी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, फिर भी 20 to 25 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। जो समय बच जाता है वो न्यूमेरिकल्स में आप यूज कर सकते हो। तो अगर इस मेथड का यूज करोगे, यानी आपको जर्नल टू स्पेसिफिक यानी इजी टू हार्ड की तरफ मूव करना है, ताकि और जो आता है ना सबसे पहले उसी को। अब बात आती है कि पेपर इस बार कैसा रहने वाला है, इजी रहेगा, मीडियम रहेगा, या आपके पास हार्ड रहेगा। तो अगर हम बात करें जो प्रीवियस वाले पेपर अभी तक आए हैं, जितने भी 4 टैट, वो आपके पास मीडियम लेवल के आए हैं, जिसमें अगर आप देखें जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन वो काफ़ी इजी आया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं वो आईक्यू से रिगार्डिंग पूछे गए हैं। आपके पास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पास जो अराइज किए गए हैं। एक स्टेटमेंट आपके पास हर बार पूछी जा रही है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट की कोई स्टेटमेंट हो गई, और डायरेक्ट थ्योरीज आपके पास आ रही हैं, यानी कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जीके का भी हमने पेपर एनालाइज किया तो जीके में भी डायरेक्ट टर्म्स जो है आपके पास इंट्रोड्यूस हो रही हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री पोर्शन जर्नल केमिस्ट्री आपके पास आई थी,
तो जिन्होंने हार्ड पढ़ी है जर्नल में भी एक नज़र लगा लीजिएगा, क्योंकि जो जर्नल केमिस्ट्री है वो भी आपके पास एग्जाम में आई थी। तो और मेडिकल में तो केमिस्ट्री हार्ड आती थी, लेकिन इस बार काफ़ी ईजी केमिस्ट्री जो है वहाँ पे पूछी गई है, और बाकी पेपर भी हम देखें बहुत ईजी आए हैं। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि आप 50-50 लेके चल सकते हो कि आपके पास पेपर मीडियम लेवल में रहने वाला है। मीडियम का मतलब फिक्स नहीं है कि मीडियम में ही आएगा, मैक्सिमम 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने बीच में ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 4 पेपर बहुत आसान है और 5वां जो पेपर आ रहा है बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ रहा है। जैसे मेडिकल वालों को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी थी, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, क्योंकि एक ना एक पोर्शन ऐसा होता है जो टफ होता है, एक पोर्शन इजी होता है तो दूसरा पोर्शन टफ कर दिया जाता है, ताकि बच्चे का जो आईक्यू वो भी वहां पे चेक किया जा सके। अगर 5 पोर्शन हैं आपके, तो उनमें से अगर 3 भी सही, 3 इजी आएंगे तो 2 ऐसे आएंगे जो आपको रोकेंगे वहां पे जाने से। अब देखो आपको चाहिए कितने नंबर पास होने के लिए, 60% या आपके पास 55%, यानी 83 मार्क्स के अराउंड चाहिए अप्रोक्सीमेशन में, और यहाँ पे कंप्लीट 90 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, किस तरीके से पूरे हो सकते हैं आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। आपके पास 5 पार्ट हैं, ठीक है। जीके को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जीके थोड़ा सा अनएक्सपेक्शनल होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं कभी भी, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहां पे अराइज होते हैं, लेकिन आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड आपके पास साइकोलॉजी, ये इजी वाला पोर्शन होता है सारा। ओके, ये आपके अपने सब्जेक्ट हैं। अब हर पोर्शन में मान लेते हैं कि आप 20 मान लेते हैं कि आप इतने नंबर अराइज कर रहे हो, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे भी देखते हैं कि इसमें भी आपने 20 नंबर अराइज कर लिए हैं। 20 का मतलब है कि आप अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट जो सही कर रहे हैं। तो कितने हो गए टोटल आपके पास, 80। तो 80 मार्क्स तो आपके यहीं पे कवर हो गए, यानी अगर 55 तक जाना है तो 3 नंबर चाहिए, सॉरी 83 तक जाना है तो 3 नंबर चाहिए, और अगर आपको इस तक जाना है तो 10 मार्क्स। तो जीके इतना आसान, इतना तो सभी को आता है ना कि 12 क्वेश्चन तो इजीली आप कवर कर लोगे, है ना। तो अगर 12 क्वेश्चन आप इजीली कवर कर लोगे तो फिर भी आप 92 तक जाते हो। और देखो अब हर एक स्टूडेंट के अंदर एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे हो सकता है कोई बच्चा मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना, केमिस्ट्री में कम हो, तो ज़रूरी थोड़ी है आप सभी में 20-20 ही नंबर लोगे। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप अपना टेस्ट क्लियर करोगे। साइकोलॉजी इजी आती है तो बच्चे 25 मार्क्स भी आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में कैलकुलेशन होती है, बाकी तो क्वेश्चन आसान होते हैं, तो इसमें भी 25 मार्क्स वो आराम से निकाल लेते हैं। अगर 25 मार्क्स आप 2 सेक्शन में निकालते हो तो 50 हो जाते हैं आपके पास, यानी 60, 70, 80। तो अगर आप बाकी पोर्शन में कम भी परफॉर्म करते हो, लेकिन परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी, यानी मिनिमम 10 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए और 4 पोर्शंस में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। क्लियर। मान लो आपके फिजिक्स में आ जाते हैं 25 आपने ले लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने ले लिए 20, ठीक है। मैथमेटिक्स का आप बहुत अच्छा गया, उसमें भी आपने 25 ले लिए, और 25 ही आपने कवर कर लिए हैं साइकोलॉजी में। तो देखो 3 पोर्शन आपका टेस्ट पास करवा रहा है, ठीक है। 25 75 तो यही हो गए, प्लस 20 आपके पास 5-9, तो आपका पेपर तो यहीं पे पास हो गया, है ना। आपका पेपर यहीं पे पास हो गया, यानी आपको थर्ड पोर्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बात वही है कि आप जो है वो अपने सब्जेक्ट में कैसे हो। अगर आप अपने सब्जेक्ट में वीक हो तब बहुत मुश्किल हो जाता है आपको टेस्ट क्लियर करना। तो हमेशा ही कोशिश करनी है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखो कल को कमीशन भी तो देना है, बैच वाइज तो आप बैठे नहीं हो, बैच वाइज तो बारी आएगी ही नहीं किसी की अब, है ना। 2010 के बाद जितने भी बच्चे हैं वो 2010 के, आप तो ऐसे समझ लो कि 10 के बाद के तो बैच वाइज सपना ही भूल जाओ। मुझे लगता नहीं कि उनका नंबर कभी आएगा बैच वाइज। स्पेशल रिजर्व कास्ट में होगा, कैटेगरीज में होंगे तब आ सकता है, अदरवाइज कभी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि अब 5 साल में एक बार वैकेंसी निकल रही है, तो 4-5 साल में एक बार निकलेगी, तो कितने स्टूडेंट लग पाएंगे। 2004 के आसपास घूम रहा है बैच, 2001 से लेकर 2004 तक। तो अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, मार्किंग को भी थोड़ा सा नज़र में रखना है कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ही नहीं करोगे अच्छे से। मान लो अगर आपका एक भी वीक पार्ट है, जैसे मान लो आपकी साइकोलॉजी वीक है, फिर भी आप आराम से अपने टेस्ट को निकाल सकते हो,
क्योंकि इतने नंबर तो आ ही जाएंगे 10 से 12 जितना आप नॉर्मली एक जज करते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 4 पार्ट अगर आपके अच्छे हैं तो 5वां पार्ट थोड़ा वीक भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर 2 पार्ट वीक हैं तो 3 से काम नहीं चल सकता, क्योंकि 30 नंबर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 3 सेक्शन में भी बहुत अच्छा ही कर लेते हो, बहुत ही अच्छा कर लेते हो, तो 75 तक तो आराम से पहुंच जाओगे। और 2 सेक्शन में 15 नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि स्टूडेंट्स के बहुत कम नंबर बनते हैं, 10 से 12, 14, 15 के आसपास नंबर बनते हैं। 15 लेके बात नहीं बनेगी, क्योंकि 15 से 75 तक ही पहुंचते हैं पूरी सेक्शन में। तो आपको कोशिश करनी है 2-3 पार्ट आपके ऐसे निकलें जो कि 25 के अराउंड नंबर बना दें। ठीक है, बाकी फिर आराम से आपका हो जाएगा। तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ रखिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आप जज कर सकते हो कि कहाँ से आएंगे, जो कि आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, फिजिक्स हो गई यानी पीसीएम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी। क्लियर। और कुछ बच्चे जीके में भी काफी अच्छे होते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं। जो रेगुलर जीके पढ़ेगा वो जीके में बहुत अच्छा है, तो वो उसके थ्रू भी अपने टेस्ट को आराम से निकाल सकता है। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमने आपके लिए मैथमेटिक्स का जो वीडियो थी वो शेयर कर दी है टेलीग्राम में, तो वहां से जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में वो पहले हमने करवाई थी, तो वहीं से वो हमने शेयर कर दी है, तो उस वीडियो को जाके आप वहां से विजिट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपके पास जल्दी ही फिर विद आंसर की। तब तक के लिए थैंक यू और मुझे दीजिए नमस्कार।